हेलो स्टूडेंट। नेक्स्ट आईएएस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं योगेश कुमार सिंह। आशा करता हूँ नेक्स्ट आईएएस अनुभव थर्ड के साथ आप लोगों का अनुभव काफी शानदार रहा होगा। तो चलिए आज हम लोग नेक्स्ट आईएएस अनुभव थर्ड के राज्य व्यवस्था भाग पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में न्यायालय की अवमानना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, न्यायालय की अवमानना कुछ इस तरह के प्रावधान है जो हमारी जुडिशरी की अथॉरिटी, डिग्निटी और इंडिपेंडेंस को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। हम जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में सुप्रीम कोर्ट और वहीं अनुच्छेद 215 में हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं कि ये न्यायालय अभिलेख के न्यायालय होंगे, अर्थात इन न्यायालयों को अपनी अवमानना के लिए दंड देने के साथ साथ अभिलेख के न्यायालय की अन्य शक्तियां भी प्राप्त होंगी। ठीक है, यही रीजन है कि इसके लिए संसद द्वारा न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 को पारित किया गया। ठीक है, यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। इसमें जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में जो विधिक प्रावधान स्पष्ट रूप से बताए गए हैं। ठीक है, हमें पता है कि इसके लिए संसद को शक्ति अनुच्छेद 129 सुप्रीम कोर्ट के मामले में और अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय के मामले में प्राप्त होती है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभिलेख न्यायालय होने के नाते उच्च न्यायालयों के पास अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की अंतर्निहित शक्ति होती है। देखिए, अभी हमने कहा है कि अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालयों को अभिलेख न्यायालय माना जाता है, यानी इन्हें अपनी अवमानना के मामले में दंड देने के साथ साथ अभिलेख के न्यायालय होने की अन्य शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो कथन एक हमारा सही होगा। देखिए, अभिलेख के न्यायालय में एक बात और याद रखेगा, इनकी सभी कार्रवाई और निर्णय अभिलेख की तरह सुरक्षित रखे जाते हैं। ठीक है, और किसी अन्य जो न्यायालय द्वारा इन पर प्रश्न नहीं उठाए जाते और ये एक तरह से जो विधिक प्रभाव रखने वाले होते हैं, इनकी कार्रवाई और इनके निर्णय विधिक प्रभाव रखने वाले होते हैं। तो कथन एक हमारा सही है। कथन दो की ओर चलते हैं। संविधान न्यायालय की अवमानना को अनुच्छेद 19 के तहत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त निर्बंधन लगाने के एक आधार के रूप पर मान्यता देता है। देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 19 मूल अधिकार है जिसमें 6 प्रकार के अधिकारों को मान्यता दी गई है। ठीक है, लेकिन साथ ही हमें ध्यान रखना होगा कि अनुच्छेद 19 के खंड 19(2) के तहत इस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन यानी युक्तियुक्त निर्बंधन की बात की गई है। अब युक्तियुक्त निर्बंधन के लिए भारत की संप्रभुता एवं अखंडता, ठीक है, विदेशी मैत्रीपूर्ण संबंध, ठीक है, और शिष्टाचार आदि के साथ साथ न्यायालय की अवमानना भी एक प्रावधान है। यानी अनुच्छेद 19 के तहत जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार मिले हैं, उन पर न्यायालय की अवमानना के मामले में युक्तियुक्त निर्बंधन यानी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। ठीक है, तो संविधान न्यायालय की अवमानना को अनुच्छेद 19 के तहत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त निर्बंधन लगाने के लिए एक आधार के रूप में मान्यता देता है। कथन दो भी हमारा सही है, जैसा कि हमने अभी बात की अनुच्छेद 19(2) में यह स्पष्ट है। कथन तीन की ओर चलते हैं। एक निजी व्यक्ति महान्यायवादी या महान्यायाधिकर्ता की सहमति, अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल की सहमति से ही उच्चतम न्यायालय के समक्ष अवमानना की कार्रवाई शुरू कर सकता है। कथन तीन भी हमारा सही है। देखिए, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 में स्पष्ट बताया गया है कि एक निजी व्यक्ति भी न्यायालय के समक्ष अवमानना की कार्रवाई शुरू कर सकता है, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि जो महाधिवक्ता है उसकी अनुमति, लिखित अनुमति आवश्यक है। और महाधिवक्ता के मामले में जब परिभाषा दी गई तो महाधिवक्ता के मामले में उच्चतम न्यायालय में हमारे
अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल होंगे, और वहीं उच्च न्यायालय के मामले में एडवोकेट जनरल होंगे। तो कथन 3 भी हमारा सही है। कथन 4 की ओर चलते हैं। उच्चतम न्यायालय के निर्णय की जानबूझकर की गई अवज्ञा आपराधिक अवमानना की श्रेणी में आती है। देखिए, अभी हमने जैसे कि चर्चा की कि 1971 का जो अधिनियम है, इसमें स्पष्ट रूप से परिभाषा दी गई है। इसके सेक्शन 2B में जो सिविल अवमानना है उसके बारे में बताया गया। ठीक है, देखिए, न्यायालय के निर्णय की जानबूझकर अवज्ञा करना यह सिविल अवमानना में आता है। वहीं सेक्शन 2C में, ठीक है, आपराधिक अवमानना के मामले में बताया गया कि न्यायालय की कार्रवाई में जानबूझकर बाधा डालना, ठीक है, न्यायालय किसी कुछ ऐसा भाषण देना, कुछ ऐसे संकेत देना या कुछ ऐसे लिखित लेख प्रकाशित करना जो न्यायालय की अथॉरिटी को कम करने का प्रयास करते हो, ये सब हमारे सेक्शन 2 के तहत आपराधिक अवमानना में आते हैं। ठीक है, देखिए कथन 4 की ओर चलते हैं। उच्चतम न्यायालय के निर्णय की जानबूझकर की गई अवज्ञा आपराधिक अवमानना, ठीक है, नहीं, जानबूझकर उच्चतम न्यायालय के निर्णय की जो अवज्ञा की जाती है वह सिविल अवमानना की श्रेणी में आती है। तो इस तरह कथन 4 हमारा सही नहीं होगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन सी, केवल 1, 2 और 3 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के संविधान के भाग 3, ठीक है, यानी मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कथन 1, धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार केवल नागरिकों को उपलब्ध है। देखिए, ये इस तरह क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं कि किस तरह, कौन से मूल अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त हैं या कौन से मूल अधिकार जो गैर नागरिक हैं उन्हें भी प्राप्त है। तो देखिए, इसके मामले में एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 के तहत जो मूल अधिकार हैं ये केवल नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, इसके अलावा जो अन्य अधिकार हैं वह गैर नागरिकों को भी प्राप्त हैं, जब तक कि गैर नागरिक शत्रु देश से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ये अब हम जानते हैं कथन 1, धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार हमारा अनुच्छेद 25 के तहत आता है। ठीक है, तो यह अधिकार नागरिकों के साथ साथ गैर नागरिकों को भी प्राप्त है, लेकिन ध्यान रहे ऐसे गैर नागरिक नहीं जो शत्रु देश के नागरिक हैं। ठीक है, तो कथन 1 हमारा सही नहीं होगा। कथन 2, अचल संपत्ति रखने और प्राप्त करने का अधिकार केवल अल्पसंख्यक धार्मिक संप्रदाय को उपलब्ध है। देखिए, अचल संपत्ति के, अगर हम संपत्ति के अधिकार की बात करें तो हम सब भी जानते हैं कि हमारे मूल अधिकार में, हमारे मूल संविधान में 7 प्रकार के मूल अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। ठीक है, अन्यथा अनुच्छेद 19 और 31 में संपत्ति के अधिकार के बारे में चर्चा की गई थी, संपत्ति के मूल अधिकार के बारे में। तो मूल अधिकार अचल संपत्ति रखने का ना तो अल्पसंख्यकों और ना ही बहुसंख्यकों, किसी को अभी प्राप्त नहीं है। तो कथन 2 भी हमारा सही नहीं होगा। कथन 3 की ओर चलते हैं। संविधान राज्य को धार्मिक प्रथा से जुड़ी आर्थिक गतिविधियों को विनियमित करने का अधिकार देता है। कथन 3 भी हमारा सही है। अनुच्छेद 25 के भाग 2, ठीक है, संसद विधि बनाकर चाहे तो धर्म से संबंधित जो आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक और अन्य जो लौकिक प्रथाएं हैं उन पर कुछ नियम यानी विधि बना सकती है। ठीक है, तो कथन 3 हमारा सही होगा। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? ऑप्शन ए, केवल 1 हमारा सही आंसर होगा।
देखिए इस रूल को हमेशा याद रखेगा कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, इसके अलावा जो अन्य जितने भी अधिकार हैं वो गैर नागरिकों को भी प्राप्त है, जब तक कि ऐसा गैर नागरिक शत्रु देश का नागरिक ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संसद में अनुदान मांगों और विनियोग विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए हम जानते हैं कि जब बजट प्रस्तुत किया जाता है, हाल ही में 2026-27 का बजट वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रस्तुत किया गया। देखिए बजट पारित होने की सामान्यतः 6 चरण है। ठीक है, प्रथम चरण है बजट का प्रस्तुत होना। ये पहला चरण होगा हमारा। इसमें क्या होता है कि वित्त मंत्री द्वारा बजट भाषण दिया जाता है और उसके बाद बजट को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, द्वितीय चरण 4-5 दिन की आम बहस बजट पर की जाती है। ठीक है, इसके बाद सत्र को स्थगित कर दिया जाता है और डिपार्टमेंट रिलेटेड जो कमिटीज होती हैं यानी विभागीय समितियां, हम सभी जानते हैं कि ऐसी 24 समितियां हैं जो विभाग संबंधी समितियां हैं। विभाग से संबंधित जो मामले हैं उन पर ये चर्चा करती है। तो इस दौरान जब सदन स्थगित रहता है तो जो विभागीय समितियां हैं वह बजट के संबंधित विभाग के प्रावधानों पर चर्चा करती हैं। ठीक है, चौथे चरण की ओर अनुदान मांगों पर मतदान। ठीक है, देखिए जो मांग बजट में की जाती है उस पर वोटिंग होती है। वोटिंग होने के बाद जो भी मांग है वह अनुदान बन जाती है। देखिए हमें ये चीज ध्यान रखनी चाहिए क्योंकि लोकसभा को वित्त यानी धन के मामले में अधिक अधिकार है, तो अनुदान की मांगों पर जो मतदान होता है वह सिर्फ लोकसभा में होता है। कथन 5, विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 114 के तहत हम जानते हैं कि भारत की संचित निधि से कोई भी धन बिना विनियोग विधेयक के नहीं प्राप्त किया जा सकता, तो इसलिए विनियोग विधेयक पारित किया जाता है। ठीक है, इसके उपरांत वित्त विधेयक। देखिए बजट में वित्त संबंधी जितने भी प्रावधान किए गए हैं उनको पारित वित्त विधेयक के तहत उनको पारित किया जाता है। ठीक है, यह इसका बजट का अंतिम चरण होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। कथन 1, अनुदान मांगों में भारत की संचित निधि से होने वाले व्यय का अनुमान होता है, जबकि विनियोग विधेयक में कराधान से संबंधित प्रावधान होते हैं। देखिए अभी हमने चर्चा की थी कि अनुदान मांगों में भारत की संचित निधि से होने वाले व्यय का अनुमान होता है, अनुदान के मामले में ये सही है, जबकि विनियोग विधेयक में कराधान से संबंधित प्रावधान होते हैं। ठीक है, तो कथन 1 हमारा सही नहीं है क्योंकि विनियोग विधेयक में भारत की संचित निधि से होने वाले व्यय का अनुमान होता है। ठीक है, हम जानते हैं जब भी कोई मांग लोकसभा द्वारा मतदान जिस पर कर दिया जाता है तो वह अनुदान बन जाती है और ऐसे अनुदान को प्राप्त करने के लिए विनियोग विधेयक का पारित होना आवश्यक है। ठीक है, तो कथन 1 हमारा सही नहीं है। कथन 2 की ओर चलते हैं। विनियोग विधेयक संसद में तभी पुरस्थापित किया जाता है जब लोकसभा द्वारा अनुदान मांगों पर मतदान कर दिया जाता है। कथन 2 हमारा सही है। देखिए अभी हमने चर्चा की कि जब लोकसभा द्वारा किसी मांग पर मतदान कर दिया जाता है तो वह अनुदान बन जाती है। ठीक है, और इसके उपरांत ही विनियोग विधेयक लाया जा सकता है। ठीक है, तो कथन 2 हमारा सही है। जब लोकसभा द्वारा अनुदान मांगों पर मतदान कर दिया जाता है तो उसके उपरांत ही विनियोग विधेयक संसद में पुरस्थापित किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सा सही है?
केवल 2। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में निम्नलिखित निकायों पर विचार कीजिए। देखिए विभिन्न निकाय हैं, जैसे अंतरराज्य परिषद, क्षेत्रीय परिषद, पूर्वोत्तर परिषद, जीएसटी परिषद, नीति आयोग की शासी परिषद। उपयुक्त में से कितने निकायों में प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री दोनों सदस्य के रूप में शामिल होते हैं? ठीक है, देखिए अभी हम इन सभी पर चर्चा करते हैं। तो पहले अंतरराज्य परिषद, अनुच्छेद 263 के तहत अगर राष्ट्रपति आवश्यक समझे तो एक ऐसी अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है जो राज्यों के बीच अथवा राज्यों और केंद्र के बीच विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए आवश्यक हो, अगर राष्ट्रपति इस तरह की आवश्यकता महसूस करते हैं। देखिए इसका गठन क्या किस तरह होगी, इसकी संरचना क्या होगी और इसके कार्य किस प्रकार होंगे, यह सब राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। राष्ट्रपति के आदेश से ही अनुच्छेद 263 के तहत अंतरराज्य परिषद की स्थापना होती है। देखिए 1990 तक भारत में अंतरराज्य परिषद नहीं थी, लेकिन सरकारिया समिति की सिफारिशों के उपरांत 1990 में अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति के आदेश के जरिए एक अंतरराज्य परिषद की स्थापना की गई। अंतरराज्य परिषद के जो सदस्य होते हैं उसमें अध्यक्ष के रूप में हमारे प्रधानमंत्री, सदस्यों के रूप में सभी राज्यों के सीएम और ऐसे केंद्र शासित प्रदेशों के सीएम जहां पर विधानसभा है। इसके अलावा यूटी के प्रशासक यानी यूनियन टेरिटरीज के प्रशासक तथा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत ऐसे 6 कैबिनेट एवं राज्य मंत्री। इन सभी 6 में गृह मंत्री ऑलरेडी इंक्लूड रहेंगे। गृह मंत्री सहित कुल 6 कैबिनेट अथवा राज्य मंत्री। ठीक है, तो स्पष्ट है कि अंतरराज्य परिषद में प्रधानमंत्री के साथ साथ राज्यों के मुख्यमंत्री भी होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं क्षेत्रीय परिषदों की ओर। देखिए विभिन्न राज्यों के बीच एकता बढ़ाने के लिए, उनके बीच सहयोग बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत की जाती है। ठीक है, भारत में अभी तक अगर हम पूर्वोत्तर परिषद को अलग करते हैं तो 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं। ठीक है, जिसमें आपके उत्तरी, पूर्वी, मध्य, पश्चिमी और दक्षिण क्षेत्रीय परिषदें हैं। देखिए मोटा मोटा हमें पता रहना चाहिए कि कौन सा राज्य किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं मध्य क्षेत्रीय परिषद की, तो मध्य क्षेत्रीय परिषद में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आता है। ठीक है, और इन क्षेत्रीय परिषदों के अगर हम मुख्यालय की बात करें तो उत्तरी का दिल्ली, पूर्वी का कोलकाता, मध्य का प्रयागराज, पश्चिमी का मुंबई और दक्षिण का चेन्नई। ठीक है, इन सभी क्षेत्रीय परिषदों की संरचना एक समान होती है। इनमें जो भारत के गृह मंत्री होते हैं वह इसके अध्यक्ष होते हैं और सभी संबंधित जो राज्य हैं उनके सीएम इनके सदस्य होते हैं। ठीक है,
अगर कोई संबंधित क्षेत्र की यूनियन टेरिटरीज है तो उसमें अगर विधानसभा है तो उसके सीएम इसके सदस्य होंगे, अगर नहीं है तो प्रशासक इस क्षेत्रीय परिषद के सदस्य होते हैं। देखिए क्षेत्रीय परिषद में प्रधानमंत्री की भूमिका नहीं होती है, तो यह सही नहीं है। पूर्वोत्तर परिषद, देखिए भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं जिनकी अभी हमने चर्चा की। इसके अतिरिक्त क्योंकि ये क्षेत्रीय परिषदें पूर्वोत्तर के राज्यों को समाहित नहीं करती है, तो पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के तहत 1972 में पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना की गई थी। देखिए यह अन्य भूमिका के साथ साथ पूर्वोत्तर के मामले में विकास संबंधी सुझाव भी प्रदान करती है। ठीक है, इसकी एक अलग अधिनियम, जिसकी हमने 1971 का जो अधिनियम है उसके तहत इसकी स्थापना की गई। ध्यान रहे 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत इसकी स्थापना नहीं की जाती है। इसमें पूर्वोत्तर के सभी राज्य शामिल हैं, जो हमारे 8 पूर्वोत्तर के राज्य हैं। यहां ध्यान रखिएगा कि सिक्किम चूंकि 1972 के उपरांत 1976 में भारतीय राज्य बना, तो सिक्किम 2002 में आकर ही इस पूर्वोत्तर परिषद का एक सदस्य राज्य बना। अब हम पूर्वोत्तर परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वह भारत के गृह मंत्री हैं। ठीक है, इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, संबंधित जो राज्य हैं, और उनके राज्यपाल। ठीक है, पूर्वोत्तर के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, साथ ही एक बात रहे कि गृह मंत्री के साथ साथ कुल 3 जो मंत्री हैं उन्हें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत इसमें किया जाता है। चूंकि इसके अध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं और इसके सदस्य, जैसे हमने कहा कि संबंधित क्षेत्र के राज्यपाल, संबंधित राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री होते हैं, तो इसमें भी प्रधानमंत्री की भूमिका नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं जीएसटी परिषद की ओर। अनुच्छेद 279 ए के तहत जीएसटी परिषद का प्रावधान किया गया। हम सभी जानते हैं कि संविधान संशोधन अमेंडमेंट 101 वे के तहत जीएसटी लाया गया था। उसी के तहत 279 ए इस भारतीय संविधान में समाहित किया गया, जिसके तहत एक जीएसटी परिषद होती है। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष के रूप में भारत के वित्त मंत्री होते हैं। ठीक है, इसके सदस्य केंद्रीय राज्य मंत्री जो वित्त मंत्रालय से संबंधित है, यानी वित्त और राजस्व से संबंधित जो हमारे राज्य मंत्री हैं वह इसके सदस्य होते हैं। इसके अलावा सभी राज्यों के वित्त अथवा राजस्व मंत्री इसके सदस्य होते हैं। अगर वित्त और राजस्व मंत्री नहीं है तो जैसा मंत्रिपरिषद किसी एक मंत्री को मनोनीत करती है तो वह जीएसटी काउंसिल के सदस्य होते हैं। ठीक है, जीएसटी संबंधित जो निर्णय लिए जाते हैं इसी परिषद के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। एक सिंपल सा फैक्ट ये भी है कि इसमें केंद्र को इसमें 1/3 वोटिंग राइट होते हैं और अन्य राज्यों को 2/3 वोटिंग राइट होते हैं। ठीक है, कोई भी प्रस्ताव होता है सामान्यतः वो 3/4 बहुमत से ही पारित होना आवश्यक होता है। ठीक है, तो जीएसटी परिषद में भी प्रधानमंत्री की भूमिका नहीं होती। हम चलते नीति आयोग की शासी परिषद। देखिए हमें पता है कि जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई। नीति आयोग की जो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाली संस्था है वह इसकी शासी परिषद है। इसमें अध्यक्ष के रूप में भारत के पीएम होते हैं, वहीं सदस्यों के रूप में सभी राज्यों के सीएम
और ऐसे राज्य जहां पर विधानसभा है उसके सीएम अथवा यूटी के प्रशासक होते हैं। इसके अलावा नीति आयोग के उपाध्यक्ष और फुल टाइम मेंबर्स आदि जो हैं वह भी इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, हम जानते हैं नीति आयोग की प्रमुख निर्णय लेने वाली है, प्रमुख कार्य करने वाली संस्था है। तो नीति आयोग में भी नीति आयोग की शासी परिषद में प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री दोनों सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। तो हम जानते हैं कि केवल 2 ही ऐसे निकाय हैं जिसमें प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। तो ऑप्शन बी केवल 2 हमारा सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लैंगिक अपराधों से बालकों बच्चों का संरक्षण पॉक्सो अधिनियम 2012 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए 2012 में एक स्पेशल अधिनियम बनाया गया जिसको हम पॉक्सो यानी लैंगिक अपराधों से बालकों यानी बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 लाया गया। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बच्चे की परिभाषा ऐसे किसी भी व्यक्ति के रूप में करता है जिसकी आयु 18 वर्ष से कम हो। देखिए, कथन 1 हमारा सही है। ठीक है, इसमें लिंग निरपेक्ष परिभाषा दी गई है किसी भी बच्चे की। ठीक है, यानी उसका लिंग कुछ भी हो, लेकिन अगर वह 18 वर्ष से कम आयु का है तो वह इस अधिनियम के तहत बच्चा माना जाएगा। ठीक है, कथन 2, यह किसी भी ऐसे व्यक्ति पर जिसे किसी अपराध के बारे में जानकारी हो उस अपराध की सूचना संबंधित प्राधिकरणों को देने का विधिक दायित्व आरोपित करता है। कथन 2 भी हमारा सही है। देखिए, कई मामलों में देखिए जैसे यौन शोषण यानी बच्चों के यौन शोषण के मामले में अधिकतर ये देखा गया है कि अधिकांश मामलों में जानकार या तो परिवार से रिलेटेड हो या जानकार हो या पड़ोसी हो वे शामिल होते हैं। ठीक है, फिर कई मामलों में ऐसा दबाव आ जाता है जो पारिवारिक दबाव, पड़ोसी या किसी अन्य दबाव के रूप में कार्य करता है। तो इसके लिए आवश्यक है कि अगर आपके पास इसकी जानकारी है तो आप पर विधिक दायित्व आरोपित होना आवश्यक था। यही रीजन है कि इस अधिनियम में ऐसा प्रावधान दिया गया है। अगर आपको कोई ऐसी जानकारी है तो आपका विधिक दायित्व है कि आप स्थानीय पुलिस स्टेशन में या जो जुवेनाइल पुलिस यूनिट है उसमें जाकर संबंधित मामले के बारे में सूचना प्रदान करें, अन्यथा आप पर कार्रवाई हो सकती है। कथन 3, इस अधिनियम के तहत 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति से जुड़ी किसी भी लैंगिक यौन गतिविधि को सहमति यानी कंसेंट के बावजूद अपराध माना जाता है। कथन 3 भी हमारा सही है। देखिए, इसमें माना गया है कि 18 वर्ष से अगर कोई बच्चा कम है तो उसमें इतनी मैच्योरिटी नहीं है या इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वह सहमति प्रदान कर सके। तो वह सहमति प्रदान करता है अथवा नहीं, इससे कोई मतलब नहीं होता। अगर 18 वर्ष से कम आयु से जुड़ी बच्चा है तो उसकी सहमति के बावजूद भी अपराध माना जाता है। ठीक है, तो इस तरह कथन 3 भी हमारा सही है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? सी, सभी 3। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत एक प्रतिपक्षात्मक वाद प्रतिवाद विधिक प्रणाली एडवर्सेरियल लीगल सिस्टम का अनुसरण करता है। ठीक है, देखिए, एडवर्सेरियल जो लीगल सिस्टम है ये सामान्यतः यूके से लिया गया है। ठीक है, भारत में इसी प्रणाली को हमने भी न्यायालय में अपनाया गया। इसमें सामान्यतः जज जो है एक तटस्थ के रूप में कार्य करता है। उसका कार्य होता है कि जितने भी जो न्यायालय की प्रक्रिया है उसका समुचित पालन हो। ठीक है, इसमें माना जाता है, इस सिस्टम के तहत माना जाता है कि सच तक तभी पहुंचा जा सकता है जब 2 विभिन्न पक्ष आपस में प्रतिस्पर्धा करें, तो उसके उपरांत ही सच पर पहुंचा जा सकता है। ठीक है, भारत में यही सिस्टम अपनाया गया है। कथन 1, न्यायाधीश विवाद से संबंधित पक्षों के बीच एक तटस्थ मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। जैसे कि हमने कहा, यह सही है। देखिए, न्यायाधीश एक तटस्थ के रूप में कार्य करता है और यह न्यायाधीश की जिम्मेदारी है कि जो न्यायालय प्रक्रिया है उनका पालन हो, यह न्यायाधीश की जिम्मेदारी है। ठीक है, अन्यथा एक तटस्थ मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है और दोनों पक्ष की जिम्मेदारी है वह साक्ष्य और तर्क अथवा गवाह प्रस्तुत करें। ठीक है, उसके उपरांत ही इन तर्कों साक्ष्यों के परीक्षण के उपरांत ही
जज किसी निर्णय पर पहुंचते हैं। कथन एक सही है। कथन दो, न्यायालय सत्य का निर्धारण करने के लिए मामले के तथ्यों की स्वतंत्र रूप से जांच करता है। कथन दो सही नहीं है। ठीक है, न्यायालय सत्ता का निर्धारण के मामलों की तथ्य की स्वतंत्र रूप से जांच नहीं करता, यह न्यायालय की जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, तथ्यों को, तर्कों को और साक्ष्यों को अथवा गवाहों को प्रस्तुत करना दोनों पक्षों की जिम्मेदारी है, यह न्यायालय की जिम्मेदारी नहीं है। न्यायालय इनके परीक्षण के उपरांत ही निर्णय देता है। ठीक है, एक देखिए एडवर्सटोरियल एक लीगल सिस्टम होता है जो सामान्यतः जर्मनी, इटली, फ्रांस आदि जैसे जो देश हैं उनमें ये लीगल सिस्टम है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो न्यायालय है सक्रिय होकर भूमिका निभाता है, चाहे वह जांच करना हो या साक्ष्यों को प्रस्तुत करना हो, इसमें न्यायालय की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। क्योंकि भारत में एडवर्सेरियल लीगल सिस्टम यानी प्रतिपक्षात्मक वाद प्रतिवाद विधिक प्रणाली अपनाई जाती है, तो न्यायालय स्वतंत्र रूप से जांच नहीं करता है। ठीक है, इसलिए कथन दो हमारा सही नहीं है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? कथन ए, सॉरी केवल एक कथन सही है, तो इस तरह ऑप्शन ए यानी विकल्प ए हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, यहां ध्यान रखना चाहिए कि यूके के साथ साथ जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जैसा कि हम जानते हैं भारत में भी ये है ही, ये जो देश हैं सामान्य, इनमें यही एडवर्सेरियल लीगल सिस्टम अपनाया जाता है, जबकि कुछ अन्यों में जो हमारा जो एडवर्सेटोरियल एक्विजिटोरियल जो लीगल सिस्टम है वह अपनाया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, अध्यक्ष अध्यक्षों के पैनल के सदस्यों को नामित करता है जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता करते हैं। कथन एक हमारा सही है। ठीक है, देखिए इसको थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 95 ए, इसमें बताया गया है कि अगर अध्यक्ष का पद रिक्त हो तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा, लेकिन अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का ही पद रिक्त हो तो राष्ट्रपति जिस सदस्य को जिम्मेदारी दे वह अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, देखिए ध्यान रखिएगा ये रिक्ति के मामले में है। ठीक है, और यही मामला प्रोटेम स्पीकर के मामले में आता है, यही क्योंकि उस समय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का ही पद रिक्त होता है, तो सामान्यतः परंपरा रही कि राष्ट्रपति वरिष्ठतम लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनमें वरिष्ठतमों में से किसी एक को प्रोटेम स्पीकर के रूप में मनोनीत करते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 95 का बी, इसमें बताया गया कि अगर लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा, लेकिन अगर दोनों ही अनुपस्थित हो तो जो लोकसभा की कार्य प्रक्रिया नियम है उसके अंतर्गत जो प्रावधान है वह प्रभावी होंगे। ठीक है, लोकसभा कार्य प्रक्रिया नियम। ठीक है, सेक्शन 9 सेक्शन 9 में बताया गया है कि लोकसभा अध्यक्ष अधिकतम 10 सदस्यों को अध्यक्षों के पैनल के रूप में नामित कर सकता है। अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही अनुपस्थित हैं तो ऐसे पैनल में से कोई एक सदस्य अध्यक्ष के कार्यों का पालन करेगा। ठीक है, देखिए ध्यान रखना चाहिए अध्यक्ष के पैनल के बारे में चर्चा भारतीय संविधान में नहीं की गई है, बल्कि यह लोकसभा के कार्य प्रक्रिया नियम में बताया गया है। ठीक है, कथन हमारा एक सही है। कथन दो की ओर चलते हैं। अध्यक्ष का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है। अनुच्छेद 112 स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के साथ साथ लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है। ठीक है, तो कथन दो भी हमारा सही है। कथन तीन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान
अध्यक्ष को हटाने के आधारों को निर्दिष्ट नहीं करता है। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 9(4) में पद त्याग और उसको हटाने, लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के संबंध में चर्चा की गई है। ए, अगर अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य नहीं है या नहीं रहता है तो उसे अपने पद से हटना होगा। ठीक है, लोकसभा का अगर सदस्य अध्यक्ष नहीं रहता है तो उसे अपने पद से हटना होगा। बी, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को संबोधित कर त्यागपत्र दे सकते हैं, वहीं उपाध्यक्ष अध्यक्ष को संबोधित कर त्यागपत्र दे सकते हैं। ठीक है, तीसरे प्रावधान की ओर आए। ठीक है, लोकसभा अपने उस समय के कुल सदस्यों के प्रभावी बहुमत, यानी बहुमत के जरिए जितने कुल सदस्य हैं उस समय लोकसभा के, उनके बहुमत के जरिए अध्यक्ष को पद से हटा सकती है। यह संविधान के अनुच्छेद 94 में स्पष्ट है। लेकिन यहां ध्यान रखना चाहिए कि भारतीय संविधान अध्यक्ष को हटाने के आधारों को निर्दिष्ट नहीं करता है कि किस आधार पर उन्हें हटाया जाएगा, इसके बारे में भारतीय संविधान मौन है। हटाने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है लेकिन आधारों के बारे में नहीं। तो कथन 3 भी हमारा सही है। कथन 4 की ओर चलते हैं। लोकसभा के किसी भी अध्यक्ष को अब तक पद से हटाया नहीं गया है। ठीक है, देखिए लोकसभा का अध्यक्ष का जो पद है, लोकसभा अध्यक्ष का पद है, ये भारत में काफी सम्मानित पद है। ठीक है, तो सामान्यतः जो प्रमुख व्यक्ति होते हैं, ठीक है, उन्हें ही लोकसभा के अध्यक्ष पर नियुक्त किया जाता है। ठीक है, हाल ही में माननीय जो लोकसभा के अध्यक्ष माननीय ओम बिरला जी, उनके विरुद्ध प्रस्ताव, उनको हटाने के लिए विपक्ष द्वारा प्रस्ताव लाया गया था। ठीक है, लेकिन वह प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। ठीक है, साथ ही यहां एक तथ्य और ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 96 के तहत जब तक कोई ऐसा प्रस्ताव जो अध्यक्ष को हटाने से संबंधित है सदन में लाया जाता है या रहता है, तब तक अध्यक्ष जो इस लोकसभा अध्यक्ष है अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं करते हैं। यही रीजन था कि जब ये माननीय ओम बिरला जी को हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया था तो उन्होंने उसके उपरांत से जब तक यह प्रस्ताव खारिज नहीं हो गया तब तक उन्होंने अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं किया। ठीक है, तो कथन 4 भी हमारा सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? डी, 1, 2, 3 और 4, चारों कथन हमारे सही हैं। तो इस तरह विकल्प डी सही आंसर होगा। भारत में सहकारी समितियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा कि मूल संविधान में सहकारी समितियों पर चर्चा नहीं की गई थी, लेकिन 2011 में 57वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया और उसके उपरांत मूल अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में और संविधान के में एक अतिरिक्त भाग भी जोड़ा गया, भाग 9B, जिसके तहत सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। आइए चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 19C, ठीक है, जो यूनियन बनाने के अधिकार से संबंधित है, अनुच्छेद 19 के तहत इसी में सहकारी समितियां भी जोड़ी गई। ठीक है, यानी सहकारी समिति का निर्माण करना भी एक मूल अधिकार है। अनुच्छेद 43C के तहत राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है, उसमें भी सहकारी समितियों संबंधी प्रावधान जोड़े गए। ठीक है, संविधान के भाग 9B, संविधान में एक अतिरिक्त नया भाग जोड़ा गया जो सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधानों पर चर्चा करता है। ठीक है, इसमें सहकारी संबंधियों के कार्य, संरचना आदि पर विस्तृत में प्रावधान बनाए गए। ठीक है, देखिए हमें एक तथ्य और याद रखना चाहिए कि जो सहकारी समिति है हमारे संविधान की अनुसूची 7 की जो राज्य सूची है उसमें 32वां जो विषय है उसमें सहकारी समिति आपकी है। वहीं संघ सूची
में 44वां विषय ऐसे निगमों के बारे में चर्चा, ऐसे निगमों से संबंधित है जिनका एक से अधिक राज्यों में विस्तार हो। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि जो सहकारी समितियां हैं आपका राज्य सूची का विषय है, और ऐसे निगम जिनका एक से ज्यादा राज्यों में विस्तार हो वो संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। यही कारण है कि 2002 में संसद द्वारा बहुराज्यीय सहकारी समितियां अधिनियम 2002 पारित किया। ठीक है, यह ऐसी सहकारी समितियों से संबंधित है जिनका जो विस्तार है वो एक से अधिक राज्यों में है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कथन 1, संविधान 97वां संशोधन अधिनियम 2011 ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। कथन 1 हमारा सही है। जैसे कि अपने अभी चर्चा की कि मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और एक अतिरिक्त भाग भी इसमें जोड़ा गया संविधान में, भाग 9B। ठीक है, तो संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। कथन 2, संविधान सहकारी समितियां बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देता है अनुच्छेद 19C के तहत। ठीक है, संघ तथा यूनियन बनाने के अधिकार के साथ साथ सहकारी समितियां बनाने का भी मूल अधिकार दिया गया। ठीक है, कथन 2 भी हमारा सही है। कथन 3, जिन सहकारी समितियों के उद्देश्य एक ही राज्य तक सीमित नहीं होते वे 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। कथन हमारा 3 नहीं है। जैसे कि हमने अभी चर्चा की है कि इस तरह के निगम जिसके क्षेत्राधिकार एक ही राज्य तक सीमित नहीं है वह संघ सूची के 44वें विषय के तहत है। तो कथन 3 हमारा सही नहीं है। ठीक है, देखिए एक आप लोग जानते हैं एक वाद है राजेंद्र शाह वाद। – 2021 में उच्चतम न्यायालय ने अपना निर्णय इसमें दिया। यह आपके संविधान के 97वें संशोधन अधिनियम यानी 57वां जो संविधान संशोधन है उससे जुड़ा हुआ। देखिए है क्या, अभी हम लोगों ने चर्चा की कि जो सहकारी समितियां हैं वो राज्य सूची का विषय है। इस प्रकार यह संघीय मामला आ जाता है। इस अतः जहां पर राज्यों के हित जुड़े हुए हैं इससे संबंधित कोई संविधान संशोधन करना होता है तो वह संसद से विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक, यानी 2/3 बहुमत। इसके अतिरिक्त कम से कम आधे राज्यों द्वारा भी इसको सहमति प्रदान की जानी चाहिए। अब क्वेश्चन आता है, क्योंकि सहकारी समिति राज्य सूची का विषय थी तो क्या जो 57वां संशोधन अधिनियम था उसको आधे राज्यों ने सहमति दी थी? का आंसर है नहीं। ठीक है, तो यही कारण है कि गुजरात हाई कोर्ट में केस गया है। क्या 57वां संशोधन अधिनियम संविधान के प्रावधानों के तहत है? ठीक है, तो गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि 57वां संशोधन में आवश्यक था कि आधे राज्यों की सहमति ली जाती। इसके उपरांत यह केस उच्चतम न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय ने राजेंद्र शाह वाद 2021 में निर्णय दिया कि 97वें संशोधन के वह सभी प्रावधान लोप हो जाएंगे जो केवल सहकारी समिति से ऐसी सहकारी समितियों से संबंधित नहीं है जो बहुराज्य हो, यानी जो बहुराज्य समितियां हैं उनके बारे में, उनके मामले में संघ को विशेष अधिकार है। तो 97वें संशोधन के वे सभी प्रावधान यानी भाग 9B के वे सभी प्रावधान ऐसी सहकारी समितियों पर लागू होंगे जो बहुराज्य हैं, लेकिन 9B उन मामले में नहीं है जहां सहकारी समिति केवल एक राज्य में। ठीक है, क्योंकि यह संविधान संशोधन अधिनियम आधे राज्यों द्वारा पारित नहीं किया गया था। ठीक है, तो ये एक विशेष फैक्ट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? कथन 1 और 2, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान
के अनुसार राज्य विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? देखिए, अनुच्छेद 176 इसमें प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक वर्ष का जो पहला सत्र होगा और प्रत्येक आम चुनाव राज्य के जो हैं आम चुनाव के उपरांत जो पहला सत्र होगा उसको राज्यपाल, माननीय राज्यपाल के द्वारा संबोधित किया जाएगा। देखिए, राज्यपाल का जो यह संबोधन होता है यह आगामी वर्ष के लिए राज्य सरकार की जो नीतियां, उद्देश्य आदि हैं उनके बारे में एक रूपरेखा निर्धारित करता है। ठीक है। कथन 1, राज्यपाल के लिए प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के प्रारंभ में राज्य विधानमंडल को संबोधित करना संवैधानिक रूप से अनिवार्य है। देखिए, अभी हमने कहा कि अनुच्छेद 176 के तहत यह है, तो संवैधानिक रूप से अनिवार्य है। ठीक है। कथन 2, राज्यपाल के अभिभाषण की विषय वस्तु राज्य मंत्रिमंडल द्वारा तैयार की जाती है। देखिए, भारतीय संविधान में स्पष्ट बताया गया है कि जो अनुच्छेद 163 में राज्यपाल है, अगर कुछ ऐसे कार्य हैं जो उसके जिस पे राज्यपाल के विवेकाधिकार के बारे में बताया गया है तो वह अपने विवेकाधिकार के अनुसार ही करेंगे। लेकिन इसके अतिरिक्त जो भी कार्य हैं उनकी सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है। तो राज्यपाल के अभिभाषण की विषय वस्तु राज्य मंत्रिमंडल द्वारा ही तैयार की जाती है। देखिए, चूंकि सामान्य बात है कि जो आगामी वर्ष के लिए राज्य सरकार की क्या नीति होगी और क्या उसके उद्देश्य हैं, इनके बारे में चर्चा इस अभिभाषण में की जाती है। ठीक है। तो इसलिए यह मंत्रिपरिषद यानी मंत्रिमंडल द्वारा ही तैयार की जाती है। तो कथन 2 भी हमारा सही है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग, सही उत्तर चुनिए। सी 1 और 2 दोनों हमारा सही आंसर है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 एक मौलिक अधिकार है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है। देखिए, इसके 3 भाग हैं सामान्यतः। प्रथम, किसी व्यक्ति ने अगर किसी व्यक्ति को अपराध के लिए तभी दंडित किया जा सकता है जब ऐसा अपराध से रोकने के लिए कोई विधि हो। ठीक है। किसी व्यक्ति को अगर कोई अपराध करता है उसको रोकने के संबंध में कोई विधि है, तभी वह अपराधी को दंडित तभी किया जा सकता है जब विधि हो। ठीक है। और ऐसी आपराधिक विधि भूतलक्षी प्रभाव से नहीं बनाई जा सकती। ठीक है। आपराधिक विधि के मामले में, गैर आपराधिक विधि के मामले में भूतलक्षी प्रभाव से बनाई जा सकती है, चाहे वह आपके सिविल वाद में हो, कर संबंधी वाद में हो या अन्य गैर आपराधिक वाद में हो। लेकिन आपराधिक वाद मामलों के संबंध में कोई विधि भूतलक्षी संचालन को नहीं के आधार पर नहीं बना सकती। ठीक है। यानी अगर कोई आपने अपराध कर दिया है और उस समय कोई विधि ऐसी नहीं है जो उस अपराध को अपराध मानती है, तो उसके अंतर्गत अगर उसके उपरांत कोई विधि बनाई जाती है तो आपको दंडित नहीं किया जा सकता। आपको दंडित तभी किया जा सकता है जब आपने अपराध किया और उससे दंड के प्रावधान के संबंध में उस समय विधि उपस्थित हो। किसी व्यक्ति को एक अपराध के मामले में एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। दंडित नहीं किया जा सकता। ठीक है। अगर कोई अपराध किया है तो एक से अधिक बार दंड प्रदान नहीं किया जा सकता। इसी का प्रावधान तीसरा है कि संव्यय के मामले में गवाही
के लिए बाधित नहीं किया जा सकता। यह मूल अधिकार है। ठीक है, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कथन 1, यह सभी प्रकार की विधियों के भूतलक्षी संचालन को प्रतिबंधित करता है। कथन 1 हमारा सही नहीं है। जैसे कि अभी हमने चर्चा की कि सिर्फ आपराधिक मामलों में ही भूतलक्षी संचालन को प्रतिबंधित करता है। गैर आपराधिक मामले, जैसे मान लिया आपका सिविल वाद है या कर संबंधी वाद है या कर संबंधी कोई विधि है, ठीक है, या कोई अन्य गैर आपराधिक विधि है, उसके मामले में भूतलक्षी संचालन प्रतिबंधित नहीं है। तो कथन 1 हमारा सही नहीं है। आत्मदोष सिद्धि से संरक्षण नमूना हस्ताक्षर और उंगलियों के निशान देने के लिए बाध्य किए जाने तक विस्तृत नहीं है। कथन 2 हमारा सही है। समय समय पर उच्चतम न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों में कहा है कि अगर जैसे उंगली के निशान वगैरह लेने हैं या हस्ताक्षर, कोई इस तरह के नमूने ले हैं, तो यह आत्मदोष सिद्धि नहीं मानी जाती और इसके मामले में संरक्षण अनुच्छेद 20 के तहत नहीं है। ठीक है, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? बी सही आंसर, केवल 2 बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में किसी राज्य का नाम बदलने की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, अनुच्छेद 2 नए राज्यों के प्रवेश की बात करता है। ठीक है, नए राज्यों का प्रवेश यानी एक ऐसा क्षेत्र या ऐसा राज्य जो भारत का भाग नहीं है। तो भारत से बाहर का अगर कोई राज्य भारत में सम्मिलित किया जाएगा, भारतीय क्षेत्र से बाहर का कोई क्षेत्र सम्मिलित किया जाएगा नए राज्यों के रूप में, अनुच्छेद 2 के तहत आएगा। अनुच्छेद 3 जो वर्तमान में भारत का क्षेत्र है उसमें नए राज्य के निर्माण, उसकी सीमा में परिवर्तन, ठीक है, उसके नाम में परिवर्तन, इसके बारे में अनुच्छेद 3 में चर्चा की गई। ठीक है, कथन 1 की ओर चलते। किसी राज्य का नाम बदलने संबंधी विधेयक केवल राज्यसभा में ही पुरस्तापित किया जा सकता है। कथन 1 सही नहीं है। राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, इसमें पुरस्तापित किया जा सकता है। ठीक है, और साथ ही ये मानना चाहिए कि अनुच्छेद 3 के तहत जो भी परिवर्तन किए जाते हैं वह संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माने जाते हैं। ठीक है, तो यह राज्यसभा या लोकसभा किसी में भी लाया जा सकता है और इसको सिर्फ सामान्य बहुमत से पारित होना आवश्यक है। कथन 2 संसद में ऐसा विधेयक पुरस्तापित करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक होती है। ठीक है, कथन 2 हमारा सही है। राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक होती है। राष्ट्रपति संबंधित राज्य विधानमंडल को यह प्रस्ताव पुरस्तापित होने से पूर्व भेजते हैं। ठीक है, और उसकी समय भी निर्धारित कर दिया जाता है। हालांकि उस राज्य विधानमंडल की सहमति पूर्णतः आवश्यक नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक होती है और राष्ट्रपति ऐसा करने से पूर्व संबंधित राज्य विधानमंडल को प्रस्ताव भेजते हैं। संसद में प्रस्तापित किए जाने से पूर्व विधेयक को संबंधित राज्य विधानमंडल को उसके विचारार्थ भेजा जाता है। अभी हमने चर्चा की राष्ट्रपति उसके विचारार्थ भेजते हैं। हालांकि उसमें जो विचार उन्होंने किया है वह ऐसा नहीं कि संसद उसके लिए बाध्य है। ठीक है, कथन 4 इस उद्देश्य के लिए निर्मित विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान संशोधन नहीं मानी जाती है। हमने कहा जैसा कि अनुच्छेद 4 में है, यह दिया ही गया है कि अगर इस उद्देश्य के लिए निर्मित विधि है वह अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान संशोधन नहीं मानी जाती। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? 2, 3 और 4। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। भारतीय संसद में निम्नलिखित प्रकार के विधेयकों पर विचार कीजिए। साधारण विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, अनुच्छेद 117 3 के तहत वित्त विधेयक। उपयुक्त में से कितने विधेयक राज्यसभा के ऐसे सदस्य द्वारा पुरस्तापित किए जा सकते हैं जो मंत्री नहीं है? ठीक है, देखिए सामान्यतः जो धन विधेयक होते हैं उसके मामले में यह है कि जो उनको पुरस्तापित तब सिर्फ लोकसभा में किया जाता है, राष्ट्रपति की अनुमति के बाद किया जाता है, और जो सरकारी सदस्य हैं यानी मंत्री हैं वह ही इसे पुरस्तापित कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के मामले में यह नहीं है। साधारण विधेयक कोई भी निजी सदस्य भी पुरस्तापित कर सकते हैं और संविधान संशोधन विधेयक भी, क्योंकि साधारण विधेयक राज्यसभा और लोकसभा
दोनों में लाया जा सकता है। वहीं संविधान संशोधन विधेयक वह भी राज्यसभा और लोकसभा दोनों में लाया जा सकता है, और दोनों ही निजी सदस्य भी ला सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही के मामले में यह है जो प्रावधान हमारा किया है, राज्यसभा के ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तावित किए जा सकते हैं जो मंत्री नहीं है, तो निजी सदस्य जो हैं। ठीक है, तो कथन मतलब साधारण विधेयक भी और संविधान संशोधन विधेयक भी। ठीक है, अनुच्छेद 117(3) के तहत वित्त विधेयक। देखिए, वित्त विधेयक वित्तीय राजस्व मामलों संबंधी विधेयक होते हैं। भारत में संविधान में मुख्यतः 3 तरह के वित्त विधेयक है। अनुच्छेद 110, इसको धन विधेयक बोला जाता है। ठीक है, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, धन विधेयक वे विधेयक हैं जिसमें अनुच्छेद 110 से संबंधित प्रावधान शामिल होते हैं। इन मामले में है कि लोकसभा को विशेष अधिकार होता है। ठीक है, राज्यसभा की इस तरह के विधेयकों के मामले में राज्यसभा की इस विधेयक के मामले में सिर्फ सलाहकारी जो प्रवृत्ति के जो कार्य राज्यसभा कर सकती है। तो अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक के मामले में लोकसभा को विशेषाधिकार प्राप्त है। अन्य हमारे वित्त विधेयक अनुच्छेद 117 के तहत, अनुच्छेद 117(1) के तहत वित्त विधेयक 117 के तहत वित्त विधेयक 1, इसमें यह होता है कि अनुच्छेद 110 के साथ साथ अन्य संबंधित प्रावधान भी होते हैं। ठीक है, यह सिर्फ 2 मामलों में धन विधेयक के समान है। ठीक है, प्रथम कि राष्ट्रपति की अनुमति के उपरांत ही इनको लाया जाता है। द्वितीय, लोकसभा में ही इनको प्रस्तावित किया जा सकता है। बाकी सभी मामलों में यह वित्त विधेयक फर्स्ट हमारे सामान्य विधेयक की तरह पारित होते हैं, यानी राज्यसभा को भी अधिकार प्राप्त है। बस सिर्फ 2 मामलों में कि राष्ट्रपति की अनुमति के उपरांत ही लाए जाते हैं और केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जाते हैं। अनुच्छेद 117 में ही 117(3) के तहत वित्त विधेयक 2 की चर्चा की गई है। वित्त विधेयक 2, ठीक है, देखिए इसमें 100 अनुच्छेद भारत की संचित निधि से संबंधित मामले होते हैं, लेकिन अनुच्छेद 110 से संबंधित कोई मामले इसमें नहीं होते। तो ऐसे विधेयक वित्त विधेयक 2 कहलाते हैं। इनकी स्पेशलिटी बस यह है कि जब तक राष्ट्रपति उन्हें पारित करने की अनुमति पारित करने के लिए अनुदेश ना दे, तब तक दोनों सदन उन्हें पारित नहीं करते। बाकी अन्य मामलों में यह सामान्य विधेयक की तरह है। ठीक है, तो अनुच्छेद 117(3) के तहत वित्त विधेयक यह भी राज्यसभा में लाया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद 117(3) के तहत वित्त विधेयक है, वह वित्त विधेयक 2 होगा। ठीक है, लोकसभा में लाने का जो प्रावधान है वह सिर्फ अनुच्छेद 110 और अनुच्छेद 117(1) के तहत जो हमारे वित्त विधेयक है उनके मामलों में ही है, लाकि अनुच्छेद 117(3) के तहत जो वित्त विधेयक 2 लाया जाता है उसके मामले में। तो यह भी राज्यसभा में और गैर मंत्री सदस्य द्वारा लाया जा सकता है। तो उपयुक्त में कितने विधेयक राज्यसभा के ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तावित किए जा सकते हैं जो मंत्री नहीं है? 3, सभी 3। सी हमारा सही आंसर होगा। राज्य मंत्री परिषद से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, हम जानते हैं कि अनुच्छेद 163 और 164 राज्य मंत्री परिषद के संबंध में चर्चा करते हैं। कथन 1, भारत का संविधान किसी राज्य की मंत्री परिषद की न्यूनतम और अधिकतम सदस्य संख्या दोनों निर्धारित करता है। ठीक है, देखिए मूल संविधान में ऐसा नहीं था, लेकिन 91वें संविधान संशोधन के उपरांत इस तरह के प्रावधान संविधान में लाए गए। ठीक है, अनुच्छेद 164, भाई प्रत्येक राज्य में एक मंत्री परिषद होगी। ठीक है, मतलब 163 के तहत राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी। 164 में यह बताया गया है कि जो सीएम की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।
और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा सीएम की सलाह के उपरांत, यानी मुख्यमंत्री की सलाह के उपरांत की जाती है। ठीक है, इसी अनुच्छेद 164 में बताया गया है कि विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक मंत्री परिषद की संख्या नहीं हो सकती। यानी विधानसभा के जितने सदस्य हैं उनके कुल 15% से अधिक मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या नहीं हो सकती। वहीं इसमें न्यूनतम सदस्यों की संख्या 12 बताई गई कि न्यूनतम सदस्य 12 होंगे। ठीक है, तो कथन 1 हमारा सही है। भारत का संविधान किसी राज्य की मंत्रिपरिषद की न्यूनतम और अधिकतम संख्या दोनों निर्धारित करता है। कथन 1 सही है। कथन 2, जिन सभी राज्यों में 5वीं अनुसूची के अंतर्गत क्षेत्र शामिल हैं वहां मंत्रिपरिषद में जनजातीय कल्याण का प्रभारी, जनजातीय कल्याण का प्रभारी एक मंत्री होना अनिवार्य है। हम सभी जानते हैं कि 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों की चर्चा की गई है। ठीक है, इसमें हम जानते हैं हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ठीक है, तेलंगाना और आंध्र, ये 10 राज्य अनुसूची 5 के तहत आते हैं। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि अनुच्छेद 164 में ही प्रावधान किया गया है कि एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों में जनजातीय कल्याण से संबंधित एक प्रभारी मंत्री होगा, जो जनजातीय अनुसूचित जनजातियों के साथ साथ ओबीसी और अनुसूचित जातियों के संबंधित प्रभारों को भी देख सकता है। ठीक है, तो अनुसूचित जाति के कल्याण का एक प्रभारी मंत्री होना आवश्यक है इन 4 राज्यों में। ठीक है, देखिए पहले जैसे हम मान लें कि जैसे पहले बिहार में था, लेकिन बिहार से जैसे ही झारखंड अलग हुआ तो प्रावधान झारखंड के लिए होगा। बिहार में उस समय क्योंकि विभाजन के पश्चात बिहार में अनुसूचित जनजातियों की संख्या उतनी नहीं रही, तो यह बिहार के लिए प्रावधान समाप्त कर झारखंड के लिए कर दिया। क्योंकि छत्तीसगढ़ अलग होकर बना, लेकिन एमपी में भी अनुसूचित जनजातियों की संख्या में पता सबसे ज्यादा है, तो एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों में ही यह प्रावधान बना रहा और साथ ही उड़ीसा में भी यह प्रावधान है। तो ये केवल 4 राज्यों में है। ठीक है, तो सभी राज्यों में जो 5वीं अनुसूची के हैं ऐसा होना आवश्यक नहीं है, सिर्फ 4 राज्य। ये 4 राज्य भी सामान्य बात है कि 5वीं अनुसूची में है, लेकिन 5वीं अनुसूची के सभी राज्यों में ऐसा प्रावधान नहीं है। तो कथन 2 हमारा सही नहीं है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए, केवल 1 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 सामान्य भाषा में इसे राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल भी बोल दिया जाता है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, जब लगे कि राज्य का जो शासन है वह संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति राज्यपाल की सलाह पर अथवा इसके बिना भी राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकते हैं। ठीक है, कथन 1, राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य विधानमंडल की शक्तियां राष्ट्रपति के प्राधिकार के तहत या उनके द्वारा प्रयोग की जा सकती है। कथन 1 सही नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 356 में ही है कि यह संसद के प्राधिकार के तहत या संसद के द्वारा प्रयोग की जा सकती है। ठीक है, तो इसमें राष्ट्रपति की बजाय संसद है। कथन 2 की ओर चलते हैं। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य सूची के विषय पर संसद द्वारा निर्मित विधि उद्घोषणा समाप्ति होने के पश्चात राज्य विधानमंडल द्वारा निरस्त की जा सकती है। कथन 2 सही है। देखिए, राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा जब समाप्त हो जाती है तो सभी सामान्य कार्य सभी सामान्य हो जाता है, सभी स्थिति।
तो राष्ट्रपति शासन के दौरान अगर संसद ने राज्य सूची पर कोई विषय बनाया है तो राज्य विधानमंडल उसे निरस्त कर सकती है राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा समाप्ति के बाद। कथन 2 हमारा सही है। कथन 3 की ओर चलते हैं। राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल में निहित सभी शक्तियां को सव्य ग्रहण कर सकता है। कथन 3 भी हमारा सही है। ठीक है, राष्ट्रपति राज्यपाल से संबंधित कुछ शक्तियां अथवा सभी शक्तियों को सव्य ग्रहण स्वयं ग्रहण कर सकता है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? बी केवल 2 हमारा सही आंसर होगा। भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य में विधान परिषद का उत्साधन, ठीक है, अनुच्छेद 169 के तहत। देखिए, भारत में जो राज्य में राज्य विधानमंडल, यह एक सदनीय भी हो सकते हैं या द्विसदनीय भी हो सकते हैं। जहां एक सदनीय है वहां राज्य विधानमंडल में सिर्फ राज्य विधानसभा होगी। जहां द्विसदनीय है वह राज्य विधानमंडल में राज्य विधानसभा के साथ साथ राज्य विधान परिषद भी होगी। हम जानते हैं कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र ऐसे 6 राज्य हैं जिनके राज्य विधानमंडल में राज्य विधानसभा के साथ साथ राज्य विधान परिषद भी है। ठीक है, अगर किसी राज्य को चाहिए ऐसा आवश्यकता महसूस होती है विधान परिषद की, तो वह अनुच्छेद 169 के तहत ऐसे प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से अपनी संबंधित राज्य विधानमंडल से पारित कर संसद को, केंद्र को भेज सकता है। ठीक है, संसद ऐसे प्रावधान को अगर सामान्य बहुमत से पारित कर देती है तो वहां पे संबंधित राज्य विधानमंडल का गठन हो सकता है और विधान परिषद का उत्साधन भी इसी प्रकार होता है। ठीक है, अगर राज्य विधानमंडल 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेज दे और संसद उसे सामान्य बहुमत से पारित कर दे तो विधान परिषद का उत्साधन हो सकता है। ठीक है, देखिए, उपयुक्त में से कितने परिवर्तनों के लिए संसद में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से विधेयक पारित किया जाना आवश्यक है? देखिए, साधारण बहुमत की बात यहां पर की गई है। अभी हमने चर्चा की 169 के तहत संसद में साधारण बहुमत होना चाहिए, लेकिन राज्य विधानमंडल में विशेष बहुमत। ठीक है, चूंकि यहां पर संसद की बात की गई है तो कथन 1 सही है। किसी राज्य में विधान परिषद का उत्साधन संसद द्वारा साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। कथन 2, किसी विधि को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करना। हम सभी जानते हैं संविधान संशोधन अधिनियम पहला फर्स्ट के तहत, देखिए, मूल संविधान में अनुसूची 9 नहीं थी। मूल संविधान में केवल 8 ही अनुसूची थी। ठीक है, 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन के द्वारा लाई गई। क्योंकि संपत्ति का मूल अधिकार था, उससे कुछ इस तरह की दिक्कतें आ रही थी कि जो जमींदारी प्रथा के उन्मूलन वगैरह या भूमि सुधार के जो लक्ष्य थे हमारे भारत के, उनमें व्यवधान डाल रहे थे। तो इसीलिए पहला संविधान संशोधन पारित किया गया और अनुच्छेद 31 के में अनुसूची 9 का प्रावधान लाया गया। यह अनुसूची 9 इस मामले में यूनिक हो जाती है कि जब यह प्रावधान लाया गया तो यह कहा गया था कि अनुसूची 9 के तहत जितने भी प्रावधान या अधिनियम लाए हैं उनका न्यायिक परीक्षण नहीं किया जा सकता, यानी वे न्यायालय के परीक्षण से दूर होंगे। ठीक है, लेकिन किसी विधेयक को अगर संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करना है तो इसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता है। ठीक है, यानी 2/3 बहुमत की। तो कथन 2 हमारा सही है। तीसरे को चलते हैं, छठी अनुसूची के किसी प्रावधान में संशोधन करना। देखिए, जहां तक मुझे याद है कि छठी अनुसूची के 21 सेक्शन 21 में बताया गया है कि इस अनुसूची में संसद सामान्य बहुमत से कुछ भी संशोधन कर सकती है और ऐसे संशोधन संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माने जाएंगे। ठीक है, तो छठी अनुसूची किसी प्रावधान में अगर संशोधन करना है वह सामान्य बहुमत से किया जा सकता है। सही है। कथन 4, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करना। देखिए, अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो अनुच्छेद 124 में स्पष्ट बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई सहित इतने न्यायाधीश होंगे जितना संसद विधि द्वारा निर्धारित करे।
ठीक है, जब तक संसद विधि द्वारा निर्धारित नहीं करती तो सीजीआई सहित के अतिरिक्त 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। तो इस तरह मूल संविधान में 8 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की प्रावधान किया गया था। वहीं अगर हम बात करें उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, तो अनुच्छेद 216 में बताया गया है कि उच्च न्यायालय में सीजीआई के अतिरिक्त इतने न्यायाधीश होंगे जितना राष्ट्रपति समय समय पर आवश्यक समझें। तो इसके लिए किसी भी प्रकार के संविधान संशोधन या किसी प्रकार के विधेयक को पारित करने की आवश्यकता नहीं होती। राष्ट्रपति एक सामान्य आदेश के जरिए वहां पर मतलब न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकते हैं। ठीक है, तो कथन 4 भी हमारा सही नहीं है। तो उपयुक्त में से कितने परिवर्तनों के लिए संसद में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से विधेयक पारित किया जाना आवश्यक है? बी केवल 2। हम जानते हैं 1 और 3 के परिवर्तन के मामले में ठीक है, 1 और 3 के परिवर्तन के मामले में ही साधारण बहुमत से विधेयक पारित किया जाना आवश्यक है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए प्रीलिम्स नजदीक आ रहा है, तो अभी आप लोगों का जो जोर है वो इस बात पे रहना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाए जाएं। देखिए मॉक टेस्ट हमेशा ये आपको ये तो बताएंगे कि आपकी तैयारी किस स्तर तक पहुंच चुकी है, साथ ही मॉक टेस्ट आपको ये भी बताएंगे कि आपको किन चीजों पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है और किस जगह पर आपकी स्थिति ठीक है। ठीक है, तो अधिक से अधिक मॉक टेस्ट लगाइए, और खासकर हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी हैं उन्हें मैं ये भी देना चाहूंगा, सीसेट के भी आप मॉक टेस्ट लगाइए। अगर आपको लगता है कि आपकी स्थिति ठीक है तो आप अधिक से अधिक समय जीएस को दीजिए, लेकिन अगर आपको लगता है कुछ स्थिति उतनी मजबूत नहीं है जितनी आवश्यक है तो आप सीसेट को भी थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।